मूवी शुरू होती है 10 जून 2019 एनटीपीसी फ्लाईओवर से। एक आदमी उस फ्लाईओवर से बाइक लेकर जा रहा होता है। तभी एक लड़की कॉल करके उसे वापस बुलाती है तो वो आदमी रास्ते के बीच में लगा हुआ डिवाइडर कंक्रीट ब्लॉक हटा के यू टर्न लेकर वापस चला जाता है। पर वो उस पत्थर को ऐसे ही रास्ते के बीच में छोड़ देता है, जिस कारण दूसरी तरफ से आ रही एक कार उस पत्थर से टकरा के पलट जाती है। सीन यहाँ से कट होकर राधिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। राधिका अपनी जर्नलिस्ट की इंटर्नशिप के लिए उस शहर में अकेली रहती है। इसके बाद हम एक आदमी दीपक को उसी फ्लाईओवर से ऑफिस जाते हुए देखते हैं, पर रास्ते में उसकी वाइफ शिखा कॉल करके उसे वापस बुलाती है क्योंकि उनका बेटा ध्रुव की स्कूल बस मिस हो गया है। इसलिए शिखा उसे ध्रुव को स्कूल ड्रॉप करने को कहती है। तो दीपक डिवाइडर के कंक्रीट ब्लॉक हटा के यू टर्न लेकर जाता है और रास्ते के साइड में बैठा एक भिखारी उसके बाइक का नंबर नोट कर लेता है। इसके बाद हम राधिका को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो आदित्य नाम का एक लड़के को लाइक करती है और पता चलता है कि राधिका एनटीपीसी फ्लाईओवर में हो रही एक्सीडेंट को लेकर रिसर्च कर रही है। उसकी फ्रेंड दिव्या उसे ये काम छोड़ देने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पर राधिका कहती है कि उसके लिए ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को घर वापस आकर दीपक की अपनी वाइफ शिखा के साथ बहस हो जाती है क्योंकि दीपक अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। इससे हर्ट होकर शिखा उसी रात घर छोड़ के अपनी मायके चली जाती है और दीपक घर में अकेला होता है। उसी रात एक आरटीओ ऑफिसर हैरी, जो राधिका का दोस्त है, वो राधिका को कॉल करके दीपक का एड्रेस देता है। तो राधिका दीपक का इंटरव्यू लेने उसके घर जाती है। घर के अंदर दीपक जब सो रहा होता है, उसके फेस पर ऊपर से खून टपकने लगती है और नीचे जाके वो एक चुड़ैल को अपने ऊपर देखता है। उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो लाइट चली जाती है और तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दीपक दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता और सामने उसे एक बुकी मिलता है। फिर अंधेरे में दीपक एक रूम के अंदर एक छोटी सी बच्ची को देखता है, पर रूम के अंदर जाते ही वो बच्ची कहीं गायब हो जाती है और रूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाती है। अगले दिन राधिका अपने क्रश आदित्य को पिछले 1 साल में एनटीपीसी फ्लाईओवर में हुई एक्सीडेंट्स का सारा रिकॉर्ड मांगती है और आदित्य उसे रात को कॉफी पर बुलाता है क्योंकि वो भी राधिका को लाइक करता है। पर राधिका कहती है कि वो कॉफी नहीं बियर पार्टी करने चलेगी। इधर पुलिस को दीपक के घर में उसकी लाश मिलती है। पुलिस को यह सुसाइड केस लगता है क्योंकि दीपक के एक हाथ में नाइफ और दूसरे हाथ की नस कटी हुई होती है। इस केस को हैंडल करने के लिए एचएसपी सक्सेना को उसका जूनियर सिन्हा के साथ भेजा जाता है क्योंकि दीपक हाउसिंग मिनिस्टर का पीए था। रात को बियर पार्टी के बाद जब आदित्य राधिका को उसके घर छोड़ जाता है, तभी पुलिस आकर राधिका को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उस रात जब राधिका दीपक के घर उससे मिलने गई थी, उसने बाहर गार्ड के रजिस्टर में साइन किया था। पुलिस के पूछने पर राधिका बताती है कि वो कल रात 10:30 बजे दीपक के घर गई थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए। 5 बार नॉक करने के बाद भी दीपक ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बुकी रख के चली आई थी और वही बुकी दीपक को मिला था। राधिका पिछले 6 महीने से एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर एक स्टोरी लिख रही है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारने के लिए बीच रास्ते से डिवाइडर ब्लॉक हटा के यू टर्न लेते हैं, पर उन्हें बिना वापस रखे चले जाते हैं, जिससे वहाँ एक्सीडेंट होती रहती है। पुलिस को इसके बारे में पता है पर फिर भी वो कुछ नहीं करते। कल दीपक ने भी उसी तरह से यू टर्न लिया था और वहाँ बैठा एक भिखारी, जिसे पैसे देकर राधिका ऐसे लोगों की डिटेल्स लेती है, उसी ने राधिका को दीपक का डिटेल्स दिया था। राधिका के पास ऐसे 10 लोगों के नंबर्स होते हैं। वो पुलिस को सारे नंबर्स देती है। फिर सक्सेना सिन्हा को उस रात राधिका को पुलिस स्टेशन में रख के पूछताछ कंटिन्यू करने का कहकर चला जाता है। फिर पुलिस राधिका को लेकर एनटीपीसी फ्लाईओवर जाकर उस भिखारी को पुलिस स्टेशन उठा लाती है। भिखारी कंफर्म करता है कि राधिका सच बोल रही है, पर तभी सिन्हा को पता चलता है कि राधिका ने जिन 10 लोगों का नंबर दिया था वो सारे मर चुके हैं, वो भी यू टर्न लेने के 24 घंटे के अंदर। इसलिए पुलिस भिखारी को बहुत पीटती है और राधिका के साथ सख्ती से पेश आती है सच बोलने के लिए। राधिका कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसने बस उन लोगों का इंटरव्यू लिया था और भिखारी गूंगा है। भिखारी के पॉकेट से पुलिस को चिट पर एक गाड़ी का नंबर लिखा मिलती है। राधिका बताती है कि ये उस इंसान का नंबर है जिसने आज एनटीपीसी फ्लाईओवर का डिवाइडर हटा के यू टर्न लिया था।
शीना जल्दी अपने टीम के साथ उस आदमी के घर जाता है और देखता है कि वो एडवोकेट सिद्धांत है। शीना उसे पूछता है कि क्या उसने आज यू टर्न लिया था, पर सिद्धांत उसके साथ ढंग से बात नहीं करता तो शीना उसे आज रात अलर्ट रहने को कहकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही शीना उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, ऊपर से सिद्धांत उसके गाड़ी के ऊपर आ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। सिद्धांत के फैमिली में उसका एक छोटा सा बच्चा और बूढ़ी माँ रह जाती है। कुछ लोगों को ये भूतिया लगता है। अगले दिन एसपी शीना को दीपक और सिद्धांत के केस को सुसाइड केस लिख के बंद करने को कहता है, पर शीना को ये नॉर्मल केस नहीं लगता। वो एसपी से टाइम मांगता है इसका छानबीन करने के लिए। पुलिस को अब समझ आ जाती है कि राधिका इनोसेंट है, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है और शीना उसे घर ड्रॉप करके आता है। इसके बाद राधिका आदित्य से मरे हुए लोगों की फाइल लेकर स्टडी करती है और इधर शीना राधिका की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखता है। पता चलता है कि 2 साल पहले उसी फ्लाईओवर पर राधिका की भाई राघव की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। किसी ने डिवाइडर का पत्थर हटा के वापस ठीक से नहीं रखा था और राघव की मौत हो गई थी। राधिका खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है, परेशान रहती है क्योंकि उस दिन राधिका टायर्ड थी, इसलिए उसने राघव को गाड़ी चलाने को कहा था और उसकी मौत हो गई थी। राधिका को लगता है कि अगर वो खुद गाड़ी चलाती तो मौत उसकी होती और राघव जिंदा रहता। रात को राधिका अपनी माँ से बात करती है तो वो बताती है कि राघव उनके साथ बात करता है। इधर हम राधिका की माँ को एक खाली चेयर के साथ राघव नाम लेकर बात करते हुए देखते हैं। अगले दिन राधिका उस भिखारी से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है, पर अचानक से गूंगा बोल पड़ता है और कहता है कि अब राधिका भी मरेगी। ये सुन के राधिका बहुत डर जाती है और तभी 2 लड़कों को डिवाइडर हटाते हुए देख के उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनते और यू टर्न लेकर चले जाते हैं। राधिका उनके गाड़ी का फोटो लेती है और कुछ सोचकर वो खुद भी वहाँ से यू टर्न लेकर जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी आखिर कौन सबको मार रहा है। फिर राधिका पुलिस स्टेशन जाती है और शीना को उन दोनों लड़कों के बारे में बताकर उन्हें बचाने के लिए कहती है। इसलिए शीना दोनों लड़कों की हिफाजत के लिए उन्हें पकड़ के लॉकअप में रखता है और कैमरा के थ्रू उन पर नजर रखता है। ढिल्लो नाम का एक कांस्टेबल लॉकअप के बाहर पहरा दे रहा होता है। राधिका भी रात को थाने पर रुकती है। कुछ देर बाद जब राधिका और शीना जेल के बाहर बातें कर रहे होते हैं, तभी थाने की लाइट चली जाती है और लॉकअप के अंदर उन दोनों में से एक लड़का अचानक से उठ के खिड़की का कांच तोड़ के दूसरे लड़के का गला काट के उसे मार डालता है। ढिल्लो की आवाज सुन के सब अंदर आते हैं और ऐसा लगता है कि वो लड़का पॉसेस्ड हो चुका है। तभी वो शीना का गन छीन के खुद को गोली मार लेता है। दोनों लड़कों की मौत के लिए सक्सेना शीना पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी शीना ने दोनों को जेल के अंदर रखा था। ढिल्लो बताता है कि इसमें शीना की कोई गलती नहीं है, उसने अपनी आंखों से दोनों को मरते हुए देखा है, ये सब भूत कर रहा है। पर सक्सेना इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वहाँ से घर वापस जाते टाइम फ्लाईओवर के ऊपर राधिका की स्कूटी अचानक से खराब हो जाती है और उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है और तभी स्कूटी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। घर पहुँच के राधिका के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि लाइट ब्लिंक होना, दरवाज़ा अपने आप खुलना, ग्लास टूटना। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसकी फ्रेंड दिव्या कॉल करके बताती है कि उसने यू टर्न लेने वाली एक विक्टिम का फुटेज मेल किया है। राधिका उसे देखती है जिसमें वो आदमी लिफ्ट के अंदर पॉजेस्ट होकर खुद का गला काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी राधिका को राघव की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने मरा हुआ भाई को देखती है, पर राघव उसे कुछ नहीं करता। अगले दिन ऑफिस में राधिका फिर से राघव को देखती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और आदित्य को बताती है कि ये सब राघव कर रहा है अपनी मौत का बदला लेने के लिए और अब उसकी बारी है। आदित्य उसे समझाता है कि ये सब बस उसकी हेलुसिनेशन है और अपने डर का सामना करने को कहता है। इधर शीना केस की छानबीन करना शुरू करता है। उस रात राधिका सपने में राघव को देखती है। राघव उसे बताता है कि वो अपनी मौत के लिए राधिका को जिम्मेदार नहीं मानता, उससे नाराज नहीं है। तभी राधिका की नींद खुल जाती है और वो शीना को जाकर बताती है कि ये सब आत्मा के आड़ में कोई इंसान कर रहा है, क्योंकि अगर कोई आत्मा होती तो यू टर्न लेने के लिए वो राधिका को भी मार देती। तभी राधिका शीना के बोर्ड पर एक लेडी सरिता सिंह की फोटो देखती है। शीना बताता है कि सरिता की मौत 10 जून 2019 को उसी फ्लाईओवर पर हुई थी। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिस एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया था
वो गाड़ी सरिता की थी जिसमें सरिता की मौत हो गई थी और उसकी 5 साल की बेटी फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी थी और ट्रेन के आने से उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन राधिका के पास इस केस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वो आदित्य को कॉल करके इस केस का डिटेल्स मांगती है, पर आदित्य के पास भी उस केस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो राधिका उसे फिर से रिकॉर्ड चेक करने को कहती है और वो खुद आरटीओ हैरी को कॉल करके सबिता के गाड़ी का नंबर देकर एड्रेस मांगती है। इस गाड़ी का नंबर सुन के हैरी थोड़ा परेशान होता है और बाद में सरिता केस की इन्फॉर्मेशन जला देता है। इसके बाद शीना एसपी को बिना बताए अपने पूरे टीम को केस की छानबीन के लिए बुलाता है और राधिका के साथ मिलकर फ्लाईओवर के सीसीटीवी फुटेज से पता लगाता है कि सरिता की कार रोज सुबह 9:30 बजे उस फ्लाईओवर से जाती है और शाम को 6:30 बजे वापस आती है। मतलब वो आसपास किसी ऑफिस में काम करती है। इसलिए शीना अपने पूरे टीम के साथ उस एरिया की सारी ऑफिस में सरिता के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर ढिल्लो राधिका को चाय पीने के लिए देती है, पर राधिका उस चाय को नहीं पीती। घर वापस आकर शीना और राधिका केस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करते हैं, तो शीना को पता चलता है कि वो इंसान हैरी है, क्योंकि राधिका और भिखारी के अलावा बस हैरी को उन सब यू टर्न लेने वालों के बारे में पता था, क्योंकि राधिका हैरी को यू टर्न लेने वालों का व्हीकल नंबर देती थी उनका एड्रेस निकालने के लिए। उस रात राधिका बच गई थी क्योंकि हैरी के पास राधिका के बाइक का नंबर नहीं था। इधर राधिका को पता चलता है कि सरिता की कार कांस्टेबल ढिल्लो के नाम से रजिस्टर्ड है और ढिल्लो सरिता की पति है। राधिका शीना को कॉल करके ये सब बताने ही वाली होती है कि तभी सामने से कोई शीना की कार ठोक देता है और इधर कोई राधिका को मार के बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद राधिका अपने सामने ढिल्लो को देखती है। ढिल्लो बताता है कि अपनी वाइफ और बच्ची को खोने के बाद वो उन सब लोगों का मर्डर करता है जो डिवाइडर हटा के यू टर्न लेते हैं। ढिल्लो के पास एक फियर ड्रग होता है जिसे पीने के बाद इंसान 4 घंटे के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऑब्जर्व करते हुए खुद को मार लेते हैं। ढिल्लो ने वो ड्रग दीपक की खाने में लॉकअप के अंदर दोनों बॉयज को चाय के साथ दिया था, जिससे उन्होंने खुद को मार लिया था। एडवोकेट सिद्धांत को उसने खुद ऊपर से धक्का दिया था और उस दिन शाम को राधिका के चाय में भी उसने फियर ड्रग मिलाया था, पर राधिका ने वो चाय नहीं पी थी, इसलिए बच गई। हैरी ढिल्लो का ही भाई है और इन सब में ढिल्लो को मदद करता है। हैरी ने ही शीना का गाड़ी ठोक दिया था उसे रोकने के लिए। फिर ढिल्लो बताता है कि पूरा 3 महीना छानबीन करने के बाद भी उसे अपनी बीवी बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार इंसान का पता नहीं लगा, क्योंकि फ्लाईओवर के बीच कोई कैमरा नहीं है, बस स्टार्टिंग और एंड में है। इसके बाद ढिल्लो राधिका को फियर ड्रग देने के लिए आगे बढ़ता है, पर राधिका उस पर हमला करके रूम से बाहर निकल के देखती है कि वो जगह एक पुराना कंस्ट्रक्शन साइट है। राधिका भाग के छत पर जाती है। ढिल्लो उसके पीछे जाता है और चाकू से हमला करता है, पर तभी वो खुद अजीब तरह से बिहेव करने लग जाता है। राधिका बताती है कि उसे पहले से ही शक था कि उन्हीं में से कोई ये सब कर रहा है और शाम को उसने ढिल्लो के पास फियर ड्रग देख लिया था, इसलिए चाय बदल दी थी और ढिल्लो ने ड्रग वाली चाय पी लिया था। फिर ढिल्लो ड्रग के नशे में अपनी बीवी और बेटी की आत्मा को देखता है जो उसे अपने पास बुलाते हैं, तो ढिल्लो छत से नीचे गिर के अपनी जान दे देता है। फिर पुलिस बॉडी रेस्क्यू करने आती है और शीना राधिका की तारीफ करता है। एंड में दिखाया जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस आदमी ने डिवाइडर ब्लॉक हटा के यू टर्न लिया था वो आदित्य था और राधिका ने ही उसे कॉल करके वापस बुलाया था। उसी के वजह से सरिता की एक्सीडेंट हुई थी और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।